हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एंडेमी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केबीएस का एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ गई है और अभी एक विभागीय परीक्षा हुई थी केबीएस की, उसमें से टीजीटी और पीजीटी का पेपर जो है आउट हुआ है, अभी मतलब मिल चुका है लोगों को, जिसकी आंसर की भी जारी हो गई है। तो वहाँ से एक निश्चित रूपरेखा मिल गई है कि किस तरीके से पेपर बन रहा है और किस तरीके से क्वेश्चन वहाँ पूछे जा रहे हैं। तो एक बात तो तय हो गई कि जो कुछ भी पूछा जा रहा है वो एनसीईआरटी से ही पूछा जा रहा है, यानी कि एनसीईआरटी बुक जो उसने मेंशन करी हुई है सिलेबस में उसी में से पूछे जा रहे हैं और उसके बाहर का कुछ नहीं पूछा जा रहा है। तो उन्हीं चीज़ों को आप एनालिसिस टाइप के, फैक्ट टाइप के सब तरीके से पढ़िए और वहीं से उदाहरण भी उठा रहे हैं, वहीं से उन उदाहरणों के माध्यम से सवाल भी बना रहे हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चनों को हम जो पूछे गए हैं उन्हीं के माध्यम से आज के क्वेश्चन हम हल करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन वो बनाए हैं और किस तरीके के क्वेश्चन और बन सकते हैं, और जो हम लोगों ने पीछे हल किया है वो क्या वैसे ही थे या उससे अलग थे। तो हमने जो देखा है कि जो हम लोगों ने पीछे हल कर चुके हैं, जो वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया है और आप लोग देख चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बस एकदम हूबहू उसी तरीके से बने हैं। और व्याकरण की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है, या फिर कि पूरे सिलेबस की विशेषता रही है, कि जो पेपर बना है, डिजाइन हुआ है, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं हो जो उन्होंने छोड़ा। हर टॉपिक से सवाल उठाए हैं, चाहे व्याकरण में बात कर लो, संधि की बात हो, समास की बात हो, उपसर्ग की बात हो, प्रत्यय की बात हो, तद्भव की बात हो, तत्सम की बात हो, पर्यायवाची की बात हो, एकार्थी शब्द की बात हो, और मुहावरों की बात हो, लोकोक्ति की बात हो, ठीक इस तरीके से कुछ भी, अलंकार की बात हो, छंद की बात हो, रस की बात हो, तो हर जगह से क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पूरा होल सिलेबस पढ़ना है, वहाँ उसमें से कहीं से छूटे ना, हर टॉपिक से वो कवर कर रहे हैं, हर टॉपिक से सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं वो एनसीईआरटी से ही उठा रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द से उठा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज हम पहला सवाल अपना। ठीक, पहला सवाल हमारा है, कह रहे हैं कि निम्न में असंगत संधि का चयन करें। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्या है? कुशासन स्वर संधि, दूसरा अजंत व्यंजन संधि, तीसरा धनुष टंकार स्वर संधि, चौथा निस्संदेह विसर्ग संधि। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, अर्थात सी क्या है? स्वर संधि ना होके क्या है? ये विसर्ग संधि है। और इसका संधि क्या होगा? इस तरीके से धनु धन टंकार। ठीक, तो आज हम यहाँ पर विधि और विशेषता नहीं बताएंगे कि किस तरीके से कैसे बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर विसर्ग होगा तो यहाँ पर उसका जाके परिवर्तन हो जाएगा, तो या तो इस समय परिवर्तन होगा या तो इस समय परिवर्तन होगा। ठीक, तो वो जाके वहाँ पे क्या हो जाएगा? धनुष टंकार बन जाएगा। ठीक, तो आइए दूसरा क्या है? अज अंत। तो ये है व्यंजन संधि, बिल्कुल सही है, ये अज धन अंत, तो ये व्यंजन संधि बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है? तीसरा है निस्संदेह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निधन संदेह, तो ये भी आपका सही है। ये चौथा क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ से दो संधि बनेगी। ज्यादातर लोगों ने गलती कहाँ किया होगा? यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ रखा है वो क्या पढ़ रखा है? कुहधन शासन, कुहधन शासन, कुशासन। लेकिन यहाँ तो स्वर संधि है, तो स्वर संधि इसलिए है क्योंकि इसको अब तोड़ो तो कुश धन आसन, कुश धन आसन। तो ठीक इस तरीके से जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? सी होगा, क्योंकि सी स्वर संधि नहीं है, ये विसर्ग संधि है। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोहन ने अमरूद और अंगूर खाए। वाक्य है विधिवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयबोधक, प्रश्नवाचक। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ही पढ़ चुके हैं और बताए भी थे आपको कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं रचना या अर्थ के आधार पे। तो वाक्य होते हैं 8 प्रकार के रचना या वाक्य के आधार पर। कौन कौन से? विधिवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक, इस तरीके से 8 हैं। और वाक्य कितने होते हैं? तो वाक्य के 3 भेद हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य।
सरल, संयुक्त और मिश्र, ये 3 वाक्य हैं। और रचना के आधार पे 8 वाक्य हैं। इन 8 वाक्यों को थोड़ा सा आप याद रखो। रचना के आधार पर ये है, रचना के आधार पे। ठीक, तो हम ये बताए थे कि विधिवाचक में क्या होता है कि जब आप कोई वहाँ से कुछ होना हो, कुछ करना हो, जैसे कुछ किया हो कि होना हो, मतलब कोई ना कोई काम हुआ हो, तो यहाँ पे क्या काम हुआ है, यहाँ पर आम और अमरूद और अंगूर खाए हैं, तो अमरूद और अंगूर खाए हैं, तो इस तरीके से जो होगा राइट आंसर क्या होगा, ये होगा, क्योंकि ये विधिवाचक है, ये एक विधान की तरीके से हो रहा है, ये विधि है कि मतलब इसमें काम हुआ है। काम कैसा हुआ, खाने का काम हुआ है। ठीक, इस तरीके से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए। आज्ञावाचक में क्या होता है, यहाँ पे आज्ञा दी जाती है कि आप स्कूल जाओ, आप पढ़ने जाओ, आप एक गिलास पानी लाओ, यहाँ पर आज्ञा का बोध होता है। प्रश्नवाचक में क्या होता है, आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ गए थे, ये क्या है, ये प्रश्नवाचक है। और बाकी विस्मय बोधक में क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा हर्ष में होते हैं या बहुत ज़्यादा दुख में होते हैं, तो उस तरीके की जो आप प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं वो क्या होता है, ये विस्मय होता है, आश्चर्यजनक होता है। ठीक, तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ए होगा। अब आइए अगला देखते हैं, कोमलगात मृदुल वसंत, कोमलगात मृदुल वसंत हरे भरे ये पात। तो इसमें पूछ रहा है तो उपर्युक्त वाक्यांशों में रेखांकित शब्द है, तो कोमलगात मृदुल वसंत हरे भरे ये पात, तो इसमें पूछ रहा है कि रेखांकित शब्द क्या है। तो विकल्प दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है विकल्प, कर्ता, क्रिया, विशेषण और विशेष। तो भाई कर्ता क्या होता है, कर्ता जो काम करता है वही क्या होता है, कर्ता होता है, कर्ता अर्थात संज्ञा। ठीक, क्रिया क्या होती है, क्रिया में जहाँ कुछ करने का बोध होता है वो क्रिया होती है। ठीक है, विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो क्या होता है, विशेषण होता है। और विशेष क्या होता है, विशेषण जिसकी विशेषता बताए, अर्थात विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की जब विशेषता बताता है तो उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो कोमल, कोमल क्या है और मृदुल क्या है, हरे भरे क्या है, ये क्या है, ये विशेषता है, विशेषता बता रहा है किसका, कोमल गात, मतलब गाने का जो स्वर है या जो गाया जा रहा है, कैसा गाया जा रहा है, कोमल गाया जा रहा है, सुंदर गाया जा रहा है, अच्छा गाया जा रहा है, मृदुल गाया जा रहा है। मृदुल वसंत, तो जो वसंत है वो कैसा है, मृदुल है, मनोहारी है, देखने लायक है, आकर्षक है, हरे भरे ये बात। और जो पत्ते हैं वो कैसे हैं, पूरे हरे भरे हैं, जो कपोल निकल रही है, जो उसमें से कलियां निकल रही हैं वो कैसी हैं, हरी भरी हैं। तो इस तरीके से ये कहा जाए, तो अर्थात क्या कर रहा है, ये विशेषता बता रहा है, गात मृदुल, गात वसंत और पात का, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये विशेष्य हो जाएगा, जिसकी विशेषता कौन बता रहा है, विशेषण बता रहा है। विशेष्य अर्थात क्या हो गई, संज्ञा है। ठीक, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी। आइए हम अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि 679 का 679 का देवनागरी लिपि क्या होगा, देवनागरी लिपि क्या होगा। ये पीआरटी में भी सिलेबस में मेंशन है, पीजीटी में भी मेंशन है और टीजीटी में भी। तो आइए देखते हैं क्या होगा। 689, 669, 679, 649। तो भाई 689 कैसे होगा, ये तो इस तरीके से होगा, ये तो होगा नहीं। 669 क्या होगा, तो 669 हो जाएगा। 679 क्या होगा, 679 होगा। 49 क्या होगा, 649। तो जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, ये होगा 679। ठीक, तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है। अब यहाँ अगला सवाल क्या कह रहा है, सुलोचना। सुलोचना में उपसर्ग और प्रत्यय हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप प्रत्यय बनाते हो या उपसर्ग बनाते हो, या उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, तो उसमें से क्या करोगे, दोनों को तोड़ दिया करो, शब्दों को तोड़ लिया करो, और जब शब्द टूट जाए तो उसका मूल शब्द निकाल लिया करो पहले। मान लीजिए जैसे ये सुलोचना है, क्या है, सुलोचना। तो अब सुलोचना में इसका मूल शब्द अगर हम देखें तो क्या है, लोचन है, लोचन, ये मूल शब्द है। तो
अब हम देखेंगे कि इसके आगे और पीछे क्या जुड़ा था। आगे ये जुड़ा है सु, और पीछे क्या जुड़ा है, आ जुड़ा हुआ है, अर्थात लोचन में आ की मात्रा लगी है, तो क्या हो गया, तो लोचना बन गया। तो अब इसके तरीके से हम आसानी से देख सकते हैं कि सु उपसर्ग आ प्रत्यय, ठीक, सु उपसर्ग ना प्रत्यय, स्व उपसर्ग आ प्रत्यय, स्व उपसर्ग ना प्रत्यय। तो इसमें जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सु उपसर्ग और आ प्रत्यय, क्योंकि लोचन में आप जुड़ा हुआ है पीछे जाके, इसलिए क्या हो गया, लोचना हो गया, और सु आगे जुड़ा है इसलिए क्या हो गया, सुलोचना हो गया। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से उच्चारण के अनुसार स्वरों के भेद, उच्चारण के अनुसार स्वरों के भेद आपसे ये पूछा जा रहा है। सानुनासिक, निरनुनासिक, लघु और गुरु, स्वर्ण और सवर्ण और असवर्ण। तो सानुनासिक कौन से होते हैं, तो सानुनासिक आपको मालूम है जो अनुनासिक सहित होते हैं, अर्थात अ से लेके अह तक की अगर बात की जाए तो ये क्या होंगे, अनुनासिक सहित हो जाएंगे। निरनुनासिक क्या होता है, तो निरनुनासिक आपको पता है कि जिसमें ये और ये शब्द ना हो, इनके अलावा अ हो, ई हो, ऊ हो, री हो, ए हो, ओ हो, ऐ हो, औ हो, आ हो, बड़ी हो और ये हो, ये सब क्या हो जाएंगे, निरनुनासिक। ठीक, और लघु और गुरु, कहने का मतलब है लघु और गुरु का मतलब क्या है, ह्रस्व और दीर्घ। भाई ह्रस्व और दीर्घ ही तो होते हैं। स्वरों के जो दो भेद बताए गए हैं उच्चारण के आधार पे, हमने आपको बताया हुआ था जब वर्णमाला पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे बताया था कि स्वरों के कितने भेद हैं, दो ही तो बताए थे, एक ह्रस्व बताए थे और दूसरा दीर्घ बताए थे। तो ह्रस्व के अंतर्गत कौन कौन से आते थे, अ, ई, उ और री। ठीक, और दीर्घ के अंतर्गत आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। इस तरीके से सात इधर 4 इधर, 7 + 4 = 11 स्वर होते हैं। और इसी में जो दीर्घ में ही से अगर इन चारों को हटा दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे, संयुक्त हो जाएंगे, लेकिन बने तो दीर्घ हैं तो दीर्घ ही में गिने जाएंगे, संयुक्त, क्योंकि हर्ष और दीर्घ से ही मिलकर जो बने हैं संयुक्त स्वर बने हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उच्चारण के अनुसार स्वरों के भेद दो हैं, कौन से हैं, लघु और गुरु। तो जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, सी होगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल क्या है, पंछी पर छीने ऐसे परे, पर छीने वीर, तेरी वर्छी ने बर छीने हैं खलन के। अर्थात यहाँ पे पूछ रहा है कि अलंकार कौन सा होगा। पंछी पर छीने ऐसे परे, पर छीने वीर, तेरी वर्छी ने बर छीने हैं खलन के। अर्थात इसमें क्या कह रहा है, जैसे दो शब्द, पर छीने, पर छीने, बरछीने, बरछीने, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या कहता है, यमक अलंकार ये कहता है कि जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन हर बार उनका अर्थ क्या हो, अलग हो, तो ऐसे अलंकार क्या कहलाते हैं, यमक अलंकार। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर यमक अलंकार, क्योंकि पर छीने, पर छीने, बर छीने व बर छीने। ठीक, तो इसलिए क्या हो रहा है कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आ रहा है लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग हो जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर बर्छी माने क्या होता है, कृपाण, तलवार, इस तरीके से अस्त्र शस्त्र भी होता है। और बर छीने मतलब कि बर मतलब क्या होता है, पति या कुछ इस तरीके का, कि मतलब
छीन लिया। ठीक, तो यमक अलंकार हो जाएगा। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? अनुप्रास अलंकार में जब एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुगर वह छाए, तो ये क्या हो गया? ता का ही आवृत्ति बार बार हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार हो गया। उपमा में क्या होता है? उपमा में उपमान का भेद होता है और उसमें क्या होता है? समानता बताई जाती है। और क्या लगता है? जैसे सा, सी, से, सरस, इस तरीके का अगर शब्द आए तो इससे हम पहचान कर लेते हैं कि ये क्या है? उपमा अलंकार है। उपमेय में उपमान का भेद, उपमेय में उपमान का भेद। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। की जाए। उपमान मतलब जिससे की जाए, जिससे की जाए। जैसे कहा जाए अरे तुम कहाँ कृष्णा बने घूमते हो, तो जिसकी तुलना की जा रही है, अरे मोहन तुम कहाँ कृष्ण बने घूम रहे हो, अर्थात मोहन की तुलना किससे हो रही है? कृष्ण से हो रही है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? उपमा। उपमा का क्या होगा? ये बता दिए परिभाषा। रूपक क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद हो, उपमेय में उपमान में अभेद हो। अभेद का मतलब क्या होता है? अभेद का मतलब होता है कि वहाँ पर ये पता ही न चले। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, खिलौना लय हो, तो चंद्र खिलौना अर्थात चांद जैसा ही खिलौना हमको चाहिए, उसके अलावा नहीं। अर्थात खिलौने को ही क्या कह दिया जा रहा है? चंद्र कह दिया जा रहा है। इसमें अभेद हो ही नहीं पा रहा है। ये क्या है? रूपक। तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर था क्या होगा? बी होगा, यमक अलंकार। ठीक, इसमें कह रहा है कि तुम भी वहां से घर जाओगे, वाक्य में बलाघात वाला पद है। बलाघात को एक अन्य नाम किससे जानते हैं हम? निपात। बलाघात या निपात अर्थात जब कोई काम किया जाए उसमें जोर दिया जाए। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है क्या? तुम भी वहाँ से घर जाओगे, तुम भी। तो यहाँ पे भी क्या है? यहाँ जोर दिया जा रहा है। जैसे तुम ही पुस्तक लेकर आना, पुस्तक लेकर आना। तो अगर यहाँ पे देखें तो जैसे तुम ही पुस्तक लेकर आना, कहने का मतलब ये है कि ये काम दूसरे को ना सौंपना, तुम खुद लेकर आना। ठीक, जैसे यहाँ पर अगर बोल दिया जाता कि तुम पुस्तक लेकर आना, तो ठीक है भाई, हम तो जब आएंगे तो लेकर आएंगे, नहीं तो कोई पहले जा रहा होगा तो उसको हम दे देंगे, लेता जाएगा और वो आपको दे देगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि नहीं, तुम ही पुस्तक लेकर आना। अर्थात यहाँ पर जोर दिया जा रहा है, निपात किया जा रहा है, बल दिया जा रहा है, आघात किया जा रहा है, उस पर बलाघात किया जा रहा है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बी होगा। तो ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं। कौन सा विकल्प सही नहीं है? नहीं भी जरूर ध्यान से देख लिया करिए। पटकथा, फिल्म में की जाने वाली बातचीत। तो जो फिल्म में बातचीत की जाती है वो पटकथा नहीं होती है, बल्कि क्या होता है? संवाद होता है। पटकथा में क्या होता है? पटकथा में स्क्रीनिंग होती है, शूटिंग होती है, उसको पर्दे पर फिल्मांकन किया जाता है, अर्थात चित्र लिए जाते हैं पटकथा में। ठीक, तो इस तरीके से फिल्म में की जाने वाली बातचीत संवाद होगी। किरदार, अभिनेता की भूमिका, बिल्कुल। खिताब मतलब उपाधि। पार्श्व गायक, पर्दे के पीछे गाने वाला पार्श्व गायक। तो ठीक, यहाँ जो
सही होगा, वो सही नहीं है कौन सा, ए पटकथा। ठीक, तो फिल्म में की जाने वाली बातचीत क्या होगी, संवाद होती है। ठीक, आइए यहाँ कह रहा है सही संज्ञा चुने। तो चांद, उपासना, रक्षा, तो ये सभी क्या है, संज्ञा ही है। ठीक, अगर इससे हम विशेषण बनाना चाहे तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसी में इसका भाव बदल दो। चांद का क्या हो जाएगा, चांदनी। उपासना का क्या हो जाएगा, उपासक। रक्षा का क्या हो जाएगा, रक्षक। अर्थात अपने दिमाग को लगाइए, घुमाइए कि इससे और कौन से ऐसे शब्द बन सकते हैं कि जो उससे आगे ना बन पाए। तो चांद से चांदनी हो गया, उपासक से उपासना हो गया, उपासना से उपासक हो गया, रक्षा से रक्षक हो गया। तो आगे देखिए, विशेषण चुनने के लिए कह रहा है बलशाली, विकासशील, प्यासा, तो इसमें सभी सही होगा। तो अगर इसे हम संज्ञा में बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे, तो बलशाली का क्या होगा, बलवान होगा, और बलवान का विशेषण में हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, बलशाली हो जाएगा। और विकासशील क्या होगा, विकास का अंतिम चरण क्या होगा, विकासशील हो जाएगा। प्यासा का क्या होगा, प्यास से ही तो प्यासा बनेगा, पहले प्यास लगेगी तो कोई प्यासा होगा। तो अब यहाँ कह रहा है नेक्स्ट सवाल में, सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं, 5, 6, 4 और 3। तो यहाँ पे 6 भेद हैं सर्वनाम के। तो जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, बी। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, सभी। तो ठीक, ये तीनों के तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। सर्वनाम कितने तरीके के हैं, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसी तरीके से 4 और हैं। ठीक, तो उत्तम पुरुष में क्या होता है, मैं या हम, मैं या हम। मध्यम पुरुष में क्या होता है, तू या तुम। अन्य पुरुष में क्या प्रयोग किया जाता है, वह या वे। इस तरीके से इनका प्रयोग करके हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं। तो आज इतने ही सवालों को हम देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में और सवाल लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।